ऑल ऑफ यू, शैल वी स्टार्ट? क्या स्टार्ट कर दिया था हमने? केमिकल बॉन्डिंग। क्या केमिकल बॉन्डिंग में एक लेक्चर हो गया क्या अपना? तो चलो जल्दी से पहले इस लेक्चर को, मतलब कि केमिकल बॉन्डिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, पहले ये ध्यान से सुन लें और समझ लें। अरे बस करो रे, अब मैं आ गया हूं। अच्छा, बोलते जाना मेरे साथ साथ। क्या बॉन्डिंग के लिए हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी? क्या कोई एलिमेंट उतने ही मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है जितने उसके वैलेंसी शेल में होंगे? बट देयर इज ए कंडीशन कि वो सारे के सारे अनपेयर्ड होने चाहिए। बताइए, ऐसी फैसिलिटी जनरली किस पीरियड में देखने को मिलती है? थर्ड पीरियड में। रीजन? बिकॉज दे आर हैविंग d ऑर्बिटल टू एक्साइट, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने की फैसिलिटी। सेकंड, एक और बात, क्या कोई उतने ही बॉन्ड बनाएगा ऑड में, इवन में, जितने उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? ये तो हमें पता है। अब बताइए, कोई मान लीजिए इवन नंबर के ग्रुप में है, तो उसके बॉन्ड किस में होने चाहिए? इवन में ही होने चाहिए, क्योंकि उसके पास हमेशा उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का ग्रुप नंबर बोलो। 15 ऑड। हमें मालूम है इसकी एक वैलेंसी होती है 3 और दूसरी होती है 5, तो इसका मतलब इसकी ग्राउंड स्टेट 3 और एक ही बार एक्साइट हो सकता है, तो कितना हो गया? 5। तो पहले जो कोवेलेंसी लिखूंगा वो ग्राउंड स्टेट में, दूसरी तीसरी चौथी जो भी लिखेंगे वो सब किस में होगी? एक्साइटेड। और जनरली जो इवन से बिलोंग करता है उसके बॉन्ड इवन नंबर्स में, और जो ऑड में बिलोंग करता है उसके बॉन्ड्स ऑड्स में होते हैं, अनटिल और अनलेस कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना दिया हो। क्योंकि आपको मालूम है पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन कम होगा और नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, और अभी तो हमने बॉन्ड बनाना सीखा भी नहीं है। सल्फर, तो आपको याद है इसकी ग्राउंड स्टेट 2, रेस्ट एक्साइटेड। तो बताओ नेक्स्ट कितने हो जाएंगे सीधे? और उसके बाद 6। क्यों? समझ में आ गया कि हमेशा दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, तो हमेशा कितने का डिफरेंस क्रिएट होता है? 2 का। अब अगर यहां पर है क्लोरीन, तो 1, then 3, then 5, then 7. It means chlorine can move in excited state 3 times. वन टाइम में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सेकंड में, और फिर 7, जबकि ग्राउंड स्टेट में एक ही रहेगा। तो ये बात हम कल कर चुके हैं। आई थिंक हमने और क्या स्टार्ट कर दिया था, एक चार्ट सा बना लिया था कि कौन कौन सी थ्योरीज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो पहली थ्योरी है वो है वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें सिग्मा और पाई कैसे बनेगा ये सब देखने को मिलने वाला है। तो हम बिल्कुल रेडी हैं। तो वीवीटी, अच्छा रूल क्लियर है कि जब मैं लिखूंगा तब आप भी लिखेंगे, है ना? तो वीवीटी में हमें सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेने हैं। तो वीवीटी बात करता है कि कोई भी जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनाएगा। तो अब यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां होते हैं, क्या उसको मैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बोल सकता हूं? जैसे यहाँ 3 है, तो ये 3 अनपेयर्ड अगर हैं तो 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स भी तो हैं। तो वीवीटी में इलेक्ट्रॉन्स की बात ना करके किसकी बात करते हैं? ऑर्बिटल्स की, वो भी कौन से? हाफ फिल्ड। यानी कि वही किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड। तो यह 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल।
सबसे पहले वो किस में जाएंगे, ओवरलैपिंग में, क्योंकि बॉन्ड बनने से पहले ओवरलैपिंग होती है और उसी से किसका फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं कुछ फीचर्स में। पहला फीचर, ओनली, स्टार्ट राइटिंग, ओनली half filled orbitals of वैलेंसी शेल, केवल कौन से वाले, बाहर वाले, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बॉन्डिंग। ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंसी शेल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग बिफोर bond formation, overlapping of, before bond formation overlapping take place। सबसे पहले क्या काम होगा, ओवरलैपिंग, यानी कि सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि कितने हाफ फिल्ड अवेलेबल हैं और फिर हम उसके क्या कर देंगे, ओवरलैप। ओवरलैपिंग, या हम ऐसे सीधे लिखें, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कितना ज्यादा ओवरलैपिंग हुआ है। तो मैं ऐसे सीधे फॉर्मूले ही बना देता हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। इसका मतलब कौन सा कैरेक्टर आ गया बच्चे, डायरेक्शनल। जिस डायरेक्शन में ज्यादा एक्सटेंट मिलेगा ओवरलैपिंग का, उसी डायरेक्शन में ओवरलैपिंग यानी कि बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। ओवरलैपिंग is of two types which results in formation of sigma and pi। ओवरलैपिंग कितना टाइप का होगा, दो टाइप का, उसी से सिग्मा भी बन सकता है, उसी से पाई भी बन सकता है। अच्छा, बीवीटी के बारे में हमने कल एक बात क्लियर कर ली थी, किस पे एप्लीकेबल करना है, डाई एटॉम, यानी कि हम यहां पर कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं ले सकते। पॉली एटॉमिक के लिए कौन सी थ्योरी काम करेगी बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन। इसी नोट के साथ ओवरलैपिंग का टाइप देख लेते हैं। अब हमारे पास ओवरलैपिंग या तो होगी कोएक्सियल, या फिर होगी कोलैटरल। कोएक्सियल का मतलब है सेम एक्सिस, अलोंग दी एक्सिस, और कोलैटरल का मतलब है ये एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर। अलोंग द एक्सिस, या इसको हम एक और नाम देते हैं हेड ऑन, सर से सर टकराए तो जोरदार लगेगी, यानी कि बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, और ये होगा परपेंडिकुलर। तो क्या टकराएंगे, साइड से साइड, कम लगेगी। तो इसका मतलब बॉन्ड कैसा होगा, वीक, क्योंकि एरिया बढ़ जाएगा, है ना, साइड बाय साइड। इससे बनने वाला बॉन्ड सिग्मा और इससे बनने वाला बॉन्ड पाई। बात समझ में आई। अब हम ऐसा करते हैं, इसको कर लेते हैं फिक्स, कि कब कब बनाना है सिग्मा और कब कब बनाना है पाई। उसी को फिर हम समझ लेंगे कि कैसे बना सिग्मा और कैसे बना पाई।
बताइए। अच्छा, शेप्स याद है सभी के? एस कैसा दिखता है, पी कैसा दिखता है, डंबल, डी कैसा दिखता है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो किस ऑर्बिटल को बताने के लिए आप कुछ कोऑर्डिनेट लिखोगे उसके साथ, पी और डी के लिए। क्या एस के लिए लिखने की रिक्वायरमेंट है? ठीक है, तो हम यहां पर ये लिख लेते हैं कि कौन कौन सिग्मा बना सकता है और कौन कौन पाई। क्या एस पाई बना पाएगा? क्योंकि उसमें तो कोई एक्सेस है ही नहीं। क्या पी बना पाएगा? क्या डी बना पाएगा? एस पी डी में से कौन सिग्मा नहीं बना सकता? डी। कौन नहीं बना सकता है? डी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। जब एस के साथ हो एस तो क्या बनेगा? सिग्मा। जब एस के साथ हो पी तो क्या बनाना है? सिग्मा। और पी के साथ हो पी तो भी क्या बनाना है? सिग्मा ही बनाना है। अब आ जाए कोलेट्रल पर। ठीक है, जब P के साथ हो P और परपेंडिकुलर चले गए तो फिर हम पाई भी बना सकते हैं। सिग्मा कब बनेगा? अलोंग द एक्सिस। ठीक है, P के साथ हो D तो भी क्या बनाएंगे? पाई। ठीक है, और D के साथ हो D तब भी क्या बनाएंगे? पाई। ठीक है, अब अपन इसको भी सीखेंगे अभी, है ना, कि हम इसको कैसे बनाते हैं। अभी तो हमने फिक्स कर दिया कि आप कभी एस के साथ क्या मत बना देना? पाई। और डी के साथ क्या मत बना देना? सिग्मा। ये देखने के लिए। अच्छा, किसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर ज्यादा? भाई, फिर वही बात, एस पी डी में से ही बताना है। डायरेक्शनल कैरेक्टर यानी कि जिसको बताने के लिए लिखने पड़े कोऑर्डिनेट्स। एस में तो कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, पी में तो लिखोगे पी एक्स, पी वाई, पी जेड, यानी कि आपको बताना पड़ा कि ये जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस एक्सिस पर लाई कर रही है। तो पी एक्स बोलने का मतलब क्या हो गया कि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस पर लाई करती है। और डी में क्या करना पड़ता है? और स्पेसिफिक आपको और ये और बताना पड़ता है कि कौन कौन से दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में, लाइक डी एक्स वाई। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किसके पास हो गई? डी के पास। तो हम यहां पर एक ऑर्डर बना लेते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का। तो सबसे कम किस में बतानी है? एस में, उससे ज्यादा पी में, और सबसे ज्यादा डी में। पी से ज्यादा डी क्यों बोला है? क्योंकि उसके लिए आपको दो दो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, आपसे बोला जाए कि भाई इस पॉइंट के चारों तरफ ढूंढ लो, तो आप सर्कुलर घूमोगे, तो वो कौन हो गया? एस। इट मीन देयर इज नो डायरेक्शन। ठीक है, पी आपको बोला नॉर्थ में ही चले जाना, तो आपको फिक्स कर दिया ना कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ। पर साथ साथ बोल दिया नॉर्थ ईस्ट, तो आप किस में चले गए? आप डी में। तो नॉर्थ ईस्ट दो दो कोऑर्डिनेट्स हुए, ओनली नॉर्थ एक कोऑर्डिनेट हुआ, और गोल गोल घूम लो कोई कोऑर्डिनेट ही नहीं है। अच्छा, शेप्स तो बना सकते हैं अपन, याद भी होंगे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा बहुत पुरानी बातें याद रहें। ये ऊपर वाला पार्ट हटा दूं, सबसे ऊपर जो लिखा है। ओवरलैपिंग कितने टाइप की? दो। ठीक है, अब देखो एस कैसा होगा बेटा? स्फेरिकल। पी के तीन वर्जन, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब बताइए कि ये अगर मैं लेफ्ट टू राइट ऐसे अपना हैंड मूव कर रहा हूं तो ये एक्स मान लो आप, टॉप टू बॉटम जाओ, और आगे पीछे टू एंड फ्रो जेड। इसमें बना नहीं सकते थे, तो वापस से बोल रहा हूं, यूं चलेंगे एक्स, यूं या यूं, यूं यूं। अरे वाह, समझ में आ गया। तो ये पी एक्स, और थोड़ा सा स्लेंट कर देते हैं,
तो ये हो गया pz। ठीक है, अब d बना लेते हैं। अब d के लिए अपन क्या करते हैं कि पहले से ही कोऑर्डिनेट्स को बना लेते हैं। जैसे ये मेरे पास है एक x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इनके बीच अगर मैं ऐसे दो डंबल बना दूं तो ये हो गया dxy। इसमें इस बार क्या करते हैं कि एक चेंज कर लेते हैं, इसको x रख लेते हैं और इसको z कर देते हैं। तो फिर ये हो गया है dzx, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट चेंज कर दिया है। अब एक क्या बचा हुआ है dyz, है ना। तो इस बार हम क्या करते हैं कि इसको y कर लेते हैं, इसको z ही रहने देते हैं। तो फिर ऐसे केस में ये डंबल वापस वहीं बना दिए और ये बन गया dyz। समझ रहे हैं? f बनाना नहीं है, f से कोई बॉन्ड नहीं होता ना। इसके बाद dx स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये x एक्सिस ये y एक्सिस, तो इसी पर ही हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लेस कर देते हैं। तो ये क्या बन गया अपना dx स्क्वायर y स्क्वायर, और एक dz स्क्वायर और बना लेते हैं। तो ये z, ठीक है, अगर ये एक्सिस z है तो इस पे एक तो आप ऐसे डंबल बना लीजिए और एक रिंग बना दीजिए, तो ये क्या बन गया dz स्क्वायर। तो अब हमारे पास सारे ऑर्बिटल्स सामने आ गए हैं। अब हमें इनसे बनाने हैं बॉन्ड। ठीक, अच्छा, डायरेक्शन दिखाने के लिए आपको याद है इस तरह का नेविगेटर होता है ना। इसको बोलते हो आप x, इसको y और इसको बोलते हो आप z। अब हम जो अभी 3D में बात कर सकते हैं कि सर यूं चलेंगे तो, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशंस। हमें क्या बनाने हैं पहले सिग्मा, और फिर हम क्या बनाएंगे पाई, इनसे। क्या मैटर करेगा एक्सिस, ठीक है, क्योंकि हम कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं कोवेलेंट। सबसे पहला कॉम्बिनेशन फॉर सिग्मा बॉन्ड किस किस का होगा बेटा, एस का एस के साथ। ये हमारे रहे एस ऑर्बिटल, है ना, ये दो एस आ गए। देखो बोर्ड पे, मेरी तरफ देखो बोर्ड पे, बताओ मैं किस एक्स पे जा रहा हूं। ओवरलैपिंग हो गई, हो गई। आपको ये मत बोलना सर ये देखो अब तो ओवरलैपिंग नहीं हो रही, ऐसा नहीं ना, वो कोई इंजीनियरिंग नहीं है। अगर इन दोनों के लिए एक ही लाइन है ये, है ना, डन। इसका मतलब इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स पे घुमाओ, वाई पे घुमाओ, जेड पे घुमाओ, हमेशा ही क्या बनाना है, सिग्मा ही बनाना है। यानी कि एक्स एक्सिस पर भी क्या बनेगा सिग्मा, वाई पे भी क्या बनेगा सिग्मा, और जेड पर भी क्या बनेगा सिग्मा ही बनेगा। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसे बना सकते हो, अगर एक्स एक्सिस पर बनेंगे तो ऐसे, ये एक्स, ठीक है, वाई पे बनाना है ये वाई, और जेड पे बनाना है तो थोड़ी स्लैंट कर दीजिए, ये हो गया मेरा जेड। यही तो बताया था मैंने, एक्स वाई और जेड, और 3D में जेड कैसे बनेगा, बोर्ड से या तो बाहर आते हुए या फिर अंदर जाते हुए। अब आ जाते हैं दूसरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, एस के साथ आ जाए पी। किसको लेना है, पी को। तो पी के लिए तो आपको याद है कि लिखना ही पड़ेगा कि ये पी एक्स है, पी वाई है या पी जेड। तो चलो ये पी है, इसका ये इधर वाला पार्ट एक डंबल, इधर वाला पार्ट दूसरा डंबल। अभी बताइए कौन सा पी है, हो गया, वापस बताओ पी जेड है, और ये पी वाई।
डन। आओ एस को लाओ, ये कौन सा है? अब मैं इसको ले आऊं ऊपर से, कुछ बन रहा है? क्यों? ओवरलैपिंग या तो इधर होनी चाहिए, ये तो कहाँ चला गया? नोडल पे। किस पे आ गया? नोडल पे। कोई बॉन्ड नहीं बना। कौन मैटर कर रहा है? एक्सिस। अब इसके लिए तो फिक्स है, ये तो बैठा है कि मैं तो एक्स एक्सिस पर अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा हूं, या तो इधर से आओ या इधर से आओ। अब तुम ऊपर से गिरोगे तो कहाँ गिरोगे? नोडल पे। सामने से आओगे तब भी कहाँ जाओगे? नोडल। इसका मतलब अब यहां पर इसका एक्सिस फिक्स करना पड़े। इसका तो फिक्स हो ही गया। इसका मतलब यहां पर अगर ये पी एक्स है तो बॉन्ड बनने की एक ही कंडीशन है कि एक्सिस भी एस ही होना चाहिए, तभी क्या बनेगा? सी। बाकी एक्सिस पर कुछ बनना ही नहीं है। अगर यहां पर एस के साथ पी वाई हो तो बताइए सिग्मा कहाँ बनेगा? यहां पर भी होना चाहिए वाई, तभी बनेगा सिग्मा। जैसे ये आ गया, क्या है ये? पी वाई, तो इसको यहीं से आना पड़ेगा, है ना? किस पे आ रहा है ये? वाई पे। अब अगर किधर से आ जाए, किधर चला जाएगा? नोडल पे। जेड से आए, ठीक है, समझ गए? अब मैं माइक कंडीशन तो लिख जाता हूँ। अब बताना जरा आप मुझे कि अभी बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? एस के साथ हो पी एक्स और एक्सिस हो वाई या जेड, कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि ये दोनों सेम होने चाहिए, नहीं तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग अलग एक्सिस पर चली गई और उससे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। डन। दोनों केस क्लियर हैं? अच्छा, ये तीसरे केस पर किसको किसके साथ लगाना है? पी को पी के साथ। अब दो पी ले लेते हैं, दो डस्टर है हमारे पास। अब बताओ ये दोनों किस पर हैं? सिग्मा बनने की कंडीशन बताइए। एक्सिस एक्स ही होना चाहिए। अब अगर एक यूं है और एक यूं है, किधर से भी लाओ नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको कि हमें यहां पर इन दोनों को पहले क्या करना पड़ेगा? सेम। तो हमेशा याद रखना P और P तभी बनाएंगे बॉन्ड जब दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम एक्सिस पर हो। अगर ये px है तो दूसरा भी px ही चाहिए। ये py है तो ये भी py ही होना चाहिए। अगर ये दोनों में से एक भी अलग, तो आप एक्सिस कुछ भी ले लो, कुछ बनने वाला नहीं। pz pz। अब आप जल्दी से बनवाओ, कहां बनेगा सिग्मा? किस एक्सिस पर? एक्स पर ही बनाना है सिग्मा, वाई पर ही बनाना है सिग्मा, और जेड पर ही बनाना है सिग्मा। तो सीधा रूल है, तीनों एक ही लाइन के, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, यानी कि ये बीच में क्या चल रही है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ये
ही डिसाइड कर रही है कि वेदर बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड और नॉट। चलो एक यहां पे देख लेते हैं ब्लैक लेटर्स में कि कब कब नहीं बनाना है। पी एक्स हो और पी वाई हो, बना सकते हैं क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सिस का नहीं बनाना है। ठीक है, पी वाई हो और पी जेड हो, नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैच होनी ही चाहिए। बिल्कुल सही विष्णु, एन नहीं, एक्सिस सेम होना चाहिए। अब ये वाला पार्ट हटा दूं। हाँ बच्चे देखो बेटा, एक हमारे पास इस एक्सिस पे रखा हुआ है, तो एस को भी किस एक्सिस से आना पड़ेगा? इससे, क्योंकि इसका एक लोब इधर है और एक लोब इधर है। तो अब बताओ, अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो इसको या तो इसी एक्सिस पर आना पड़ेगा ना। इस पर आएगा तो कहाँ चला जाएगा? नोडल पे। इधर भी आएगा तब भी कहाँ चला जाएगा? नोडल पे। तो इसका मतलब ये जिस एक्सिस पर है उसी एक्सिस पर इसको मूव करना पड़ेगा। तभी आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ये और ये सेम, तभी बॉन्ड। ये और ये सेम, तभी बना बॉन्ड। जैसे ही ये और ये अलग हुए, कोई भी बॉन्ड नहीं। और जब ये दोनों एक साथ हो गए तो ये दोनों सेम और ये भी सेम। ठीक है, ये दोनों सेम, ये भी सेम। इन दोनों में से एक भी अलग हुआ तो इसका मतलब आपने ओवरलैपिंग के लिए जगह ही नहीं छोड़ी है। क्लियर है मेरी बात? इसको हटा दिया जाए। किसको बनाना है अपने को? पाई को। पाई बॉन्ड, क्या कंडीशन थी पहली पाई की? पी के साथ होना चाहिए पी। अब देखिए आप, मान लीजिए ये दो पी हैं अपने पास। अब ये बताइए कौन से पी हैं? और अगर इनको ऐसे चला रहे हैं तो कौन सा एक्सिस है? अब अपन एक्सिस के क्या चले गए? परपेंडिकुलर। क्या एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं कि नहीं होते? अब अगर मैं इसको यूं रख रहा हूं और इनको यूं चला रहा हूं तो परपेंडिकुलर जा रहा हूं, यानी कि ऊपर भी ओवरलैपिंग हुई, नीचे भी ओवरलैपिंग हुई। कौन सा बॉन्ड बन गया? पाई वन। समझ गया? अब अगर एक ऐसे रखा और एक ऐसे रखा है तो वैसे पहले भी कुछ नहीं बन रहा था, अब भी कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, ये दोनों ही पी वाई, और इनको ऐसे लाए तो ये तो पढ़ चुके ना आप कि अगर दोनों को उसी एक्सिस पे ले आऊंगा तो सिग्मा, और इसके अलावा किसी भी दूसरी एक्सिस पे चला जाऊंगा तो हमेशा ही क्या बनाना है? पाई। यानी कि अगर ये पी एक्स है और ये भी पी एक्स है तो मेरे पास पाई बनाने के लिए कौन सा एक्सिस होना चाहिए? या तो वाई हो सर या फिर जेड। क्यों हो गया ऐसा, समझ गए? बिकॉज वी आर गोइंग परपेंडिकुलर। ठीक, दोनों में से एक भी अलग हो गया तो फिर तो कुछ बनेगा ही नहीं। प्राइम कंडीशन तो क्या होनी चाहिए? दोनों सेम। अब हमें देखना है कि सिग्मा बनाऊं कि पाई। अगर ये भी सेम तो तीनों एक लाइन में हो गए, तब तो क्या बना दो? सिग्मा। और ये दोनों तो सेम होने ही चाहिए, पहली प्राइम कंडीशन तो यही है, तभी बॉन्ड बनाने की बात सोचनी है। तो अब अगर ये दोनों सेम हो गए तो फिर मेरी नजर किस पे जानी चाहिए कि एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस हुआ तो सिग्मा, वाई और जेड हो गया तो पाई। क्या और कोई कंडीशंस हैं? तो देख लेते हैं सर। पी के साथ पी वाई और पी वाई हो तो बताओ बॉन्ड बना सकते हैं? अब डिपेंड करेगा आपने एक्सिस कौन सी ली है। अब मुझे तो कौन सा बॉन्ड पढ़ना है? पाई। तो बताइए एक्सिस क्या होना चाहिए? या तो सर आप एक्स रख लीजिए या फिर आप जेड रख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही पी जेड और पी जेड हैं
बनाना है पाई, तो सर या तो आप x रख लीजिए या फिर रख लीजिए y। यहां तक कोई दिक्कत आई? बन गए सारे पाई? अब कौन से कॉम्बिनेशन करने हैं? p और d। अब बताओ d को बताने के लिए कितने एक्सिस चाहिए? दो कोऑर्डिनेट्स। कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? दो। अब उसके साथ बॉन्ड कौन बना सकता है? सिर्फ p। s की तो बात ही बंद हो गई। अब अगर p बना सकता है तो d के दो कोऑर्डिनेट में से कम एक के साथ तो p होना ही चाहिए। यानी कि x और y हैं तो यहां पर या तो x होगा या फिर दूसरी कंडीशन में पी वाई हो, तभी तो बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। चलो देखते हैं। ये देखो, आप मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो ये क्या हो गया? डी एक्स वाई हो गया। अब मैं इसके सामने किसको ले जाता हूं? पी वाई को लाते हैं पहले। ये रहा पी वाई, बताइए। ऊपर और नीचे ओवरलैप हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड बन गया। पर मुझे इस y को किस एक्सिस पे लाना पड़ा? x, यानी कि परपेंडिकुलर जाना पड़ा इसके। समझ गए मेरी बात? अब अगर मुझे इसको किसके साथ और मैच करना है? px के साथ। ये लो px किस एक्सिस पे आ रहा है? कहां जाएगा? नोडल। कोई बॉन्ड नहीं, यानी कि px का x एक्सिस पर कुछ बनने वाला ही नहीं। पर इसी x को अब मैं किस पे ले आऊं? देखो ये इसके ऊपर सेट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे फिर से क्या हो गई बेटा? ओवरलैपिंग। तो आप बस ये ध्यान रखना कि ये पहले तो मैच करा दो, फिर ये देख लो जो मैच हुआ है उसको हटा दो, तो परपेंडिकुलर वाला आपको दिख जाएगा, उसी पे पाई बन जाएगा। यहां बताओ क्या होएगा? y से y हटा दो, क्या बचा? x। तो x पर ही क्या बनाना है? पाई। कंडीशन ही यही है ना पाई की, कि वी शुड गो परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अच्छा, ना बनने की कंडीशन भी देख ली जाए। सर डी एक्स वाई के साथ कौन आ जाए? पी जेड। कुछ बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम एक्सिस पर है ही नहीं, इसलिए कोई भी एक्सिस ले लो, कुछ नहीं बनाना है। तो प्राइम कंडीशन क्या होगी पी और डी के लिए? कि पी वो होना चाहिए जो डी में से किसी एक कोऑर्डिनेट के साथ क्या करता हो? मैच करता हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक हो गया पेयर डी वाई जेड। अब बताओ यहां पे कौन सा ही पी आ सकता है? या तो सर आप ले लो पी वाई, या फिर सर आप ले लो पी जेड। अब मुझे कौन सा बॉन्ड बनाना है? पाई। तो आप बताओ पहली कंडीशन में कौन सा एक्सिस लेना चाहिए? y से y कैंसिल, z हो गया। इस वाले में क्योंकि z से z कैंसिल, तो बस यहां पर इसी तरह से मैं क्या बना सकता हूं बच्चे? बॉन्ड बना। अभी तो एक और पॉसिबिलिटीज है, डी जेड एक्स। तो बताइए कब कौन कौन बना सकता है? पी एक्स भी बना सकता है और पी जेड भी बना सकता है। पर एक्सिस याद रहेगी आपको। बताओ यहाँ कौन सी एक्सिस लेनी है? जेड, और यहाँ एक्स। बन गए पाई ना। पहले आप एक्सिस सेट करो, पहले एक्सिस सेट करो। आप ये बताओ ये डी एक्स वाई है कि नहीं, और ये क्या है? पी एक्स। अब मैं इसको किस एक्सिस पे ला रहा हूं? तो ये कहाँ जा रहा है? बॉन्ड बनेगा। इसीलिए डी एक्स वाई और पी एक्स एक्स एक्सिस पर कुछ नहीं बना रहे। अब इसी को मैं क्या ला रहा हूं? कहाँ जा रहा है? बस यही तो लिखा है।
वो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अगर ये डी एक्स वाई है और ये आपका डी जेड है तो ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? तुम्हें मेरी एक्सरसाइज करानी थी। पहली बात क्लियर, देखो ये तो अपने 3D प्रोजेक्शन तो कर लिया, पर अगर इसको बोर्ड पर ही समझना तो सीधी बात ये थी कि कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स तो मैच होना ही चाहिए। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? डी और पी की, क्योंकि उनके कोऑर्डिनेट्स इसीलिए ही तो हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस एक्सिस पर लाई करती है। तो जब तक वो मैच नहीं करेगा तब तक हम वहां पर ओवरलैपिंग की बात सोच भी नहीं सकते। यहां पे आपने क्यों नहीं सोचा ओवरलैपिंग की बात? क्योंकि एक की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई पर चल रही है और इसकी जेड पर, तो अब अलग अलग जगह चल रही है तो मैच कैसे होगा? ठीक है, ऐसे ही डी वाई जेड हो और यहां पर हो पी एक्स, तो भाई सब अलग अलग चल रहा है, कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते। डी जेड एक्स हो और पी वाई हो, सब अलग अलग चल रहा है, कोई बॉन्ड नहीं बनाना है। हाँ, डी एक्स वाई, हाँ, नहीं बनाना, ये लिख देते ना आप, यहां पर डी एक्स वाई हो और पी एक्स हो और एक्सिस क्या हो, एक्स, तब भी नहीं बनाना है। मैंने पॉसिबल कंडीशंस लिख दी, इसके अलावा कोई और बॉन्ड नहीं बनाना। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? पूछ लो अगर अभी भी नहीं आया हो तो। हाँ बेटा। एक्सिस आपको क्या ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले? मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, कैसे क्वेश्चन आया कि एस और पी एक्स दे दिया और यहां कुछ नहीं दिया, तो क्या आप आगे बढ़ पाओगे? आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि बिना एक्सिस के बॉन्ड बनेगा ही नहीं। अब मुझे यहां पर वाई जेड दे दिया तो मैं समझ गया कि मुझे नहीं बनाना है, कुछ नहीं दिया तब भी मैं समझ गया कि मैं कुछ बना ही नहीं सकता। समझ गए? तो एक्सिस की इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि वही बताएगा कि किस एक्सिस पर ओवरलैपिंग की पॉसिबिलिटीज हैं। आप कौन सा वाला पेयर वो समझना चाहते हो बताओ? ये वाला ना? ठीक है, वापस से देखो, वापस से देखो, क्या ये डी एक्स वाई नहीं है? अब मैं क्या ले रहा हूं, ये पी वाई, कौन से एक्सिस पे आ रहा हूं? बॉन्ड बनेगा। अब इसको मैं किस एक्सिस पे ले आऊं? तो ये भी वाई पे आ रहा है, कहां जाएगा? इसलिए नहीं बनेगा। यानी कि मुझे बॉन्ड पाई बनाना है तो किस एक्सिस पे जाना पड़ेगा? इसके परपेंडिकुलर। तो इसका परपेंडिकुलर तो एक्स भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है, पर इसके पास जेड नहीं है ना, इसलिए जेड पे भी नहीं जा सकता। तो इसका पर कौन सा पार्ट बच गया? एक्स वाला। और यही तो मैं बोल रहा हूं, आप यहां देखो कि अगर ये दोनों में से एक भी यहां सेम हो गया तब तो बॉन्ड बन सकता है, पहली बात। और जो सेम हो गया उसको क्रॉस कर दीजिए तो जो भी आपको दिख रहा होगा वही क्या बना सकता है? पाई। वही मेरी क्या हो जाएगी बच्चे? एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, कोई और डाउट किसी को? हाँ। अरे वाह पागल, ये क्या लिखा है? सिग्मा अलोंग द एक्सिस। वो क्या लिखा है? पाए परपेंडिकुलर टू एक्सिस। पहली लाइन यही तो अपन ने बोली थी, सिग्मा कब बनेगा? अलोंग द एक्सिस। पाई कब बनेगा? परपेंडिकुलर टू एक्सिस। है ना, याद है गजनी? अच्छा, एक काम करो, इस सब पे आमिर खान की फैन हो तो मैं, एक काम करो सब लोग पेज नंबर 55 पे पधारो और सबसे नीचे नीचे
कुछ इनकम्प्लीट दिया हुआ होगा, उसको कर डालिए कंप्लीट। इसके अलावा कुछ और बॉन्ड नहीं बनाना है। अभी रुक जाओ, पाई में एक केस बाकी है डी डी का, पर क्योंकि अपना जो पेज नंबर 55 है बिगिनर्स बॉक्स 2 का 9th क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है, तो अपन पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से मेरे साथ कंप्लीट कराइएगा। बताइए पहले केस में क्या बनाना है? सिग्मा ही बनाना है क्या? किसको प्रॉब्लम है सिग्मा बनाने में? नहीं है सर, सब एस एस को किसी भी एक्सिस पे ले जाओ सिग्मा। सेकंड वाले में बताओ, एक्स एक्सिस दिया हुआ है, सिग्मा बना देंगे बच्चे, बना दो, सिग्मा लिख दो। तीसरे केस में बताओ क्या होगा? एस प्लस पी वाई, एक्सिस क्या दिया हुआ है? वाई, इट मींस बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, तो सिग्मा बनेगा। एस के साथ है पी एक्स, बॉन्ड नहीं बनाना है क्योंकि उसने यहां पर क्या ले लिया? जेड, और हमने बोला था कि ये दोनों सेम होने चाहिए, तो वो तभी बन सकता था जब यहां पर भी क्या होता? जेड ही, मतलब ऐसा ही होता जो पी का एक्सिस है वही होता। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट, बन जाएगा सिग्मा, दोनों पी एक्स एक्स तीनों एक ही लाइन में, कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। फिर बताओ पी वाई वाई सिग्मा, तो जब तीनों सेम सिग्मा। पी जेड जेड सिग्मा। अब बताओ इसके बाद पी एक्स अब दे दिया है परपेंडिकुलर, तो क्या बना देंगे? पाई, उसके बाद भी पाई, और उसके बाद भी पाई, बन गए सारे काम। ठीक है, हाँ जी। अब हमारे पास कौन सा केस बचा है? डी का, डी के साथ। अब बताइए डी को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? तो दोनों डी कैसे होने चाहिए? सेम, जैसा पी में देखा था ना आपने कि दोनों पी क्या होने चाहिए थे? सेम। ऐसे ही दोनों डी भी क्या होने चाहिए बच्चे? सेम होना चाहिए। तो अपने लास्ट 1 2 3rd कंडीशन है डी का डी के साथ बॉन्ड, तो डी एक्स वाई, बताइए कौन सा ही ऑर्बिटल इसके साथ बनाएगा? वाई, डी एक्स वाई, क्योंकि वो दोनों ही अब क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। फिर डी के साथ अगर वाई जेड हो तो दूसरा भी क्या लेना पड़ेगा? वाई जेड। डी के साथ जेड एक्स हो तो सेकंड भी होगा जेड एक्स। अब तो बस एक्सिस डिसाइड करनी है। ठीक, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये डी एक्स वाई, ये भी डी एक्स वाई, बताते जाना आप। ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं आपको? सपोज ये कौन सा केस है? डी एक्स वाई, किस एक्सिस पे आ रहा हूं? बन गया। ठीक है, अब किस पे आता हूं? बन गया ना। अब कौन सा एक्सिस बचा है? अरे जेड पे तो बहुत बढ़िया होगा, जेड पे तो चारों ही ओवरलैप कर गए। फिर समझ लेना, एक्स वाई किस पे आया? क्या बना? पाई, दो मिल गए, एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर से नीचे आया, दो बन गए, एक इधर और एक इधर। यानी कि इस केस में चाहे एक्सिस हो एक्स चाहे एक्सिस हो वाई, हमेशा ही बनाना है पाई। और अगर तीसरा एक्सिस आ जाए जेड, तीसरा एक्सिस आ जाए जेड, तो कुछ बना तो है, कुछ बना है, इसको बोलते हैं डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। अब बताओ इसमें कहां बनेगा बॉन्ड? y और z, तब बनेगा पाई। किस पे बनाना डेल्टा? x पे। डेल्टा का मतलब चारों ही लोग ओवरलैप, और पाई में अक्सर के कितने होते हैं? दो ही लोग ओवरलैप करते हैं, या तो एक्सिस के ऊपर और एक्सिस के नीचे। अब बताइए इसमें z हो x हो तो बन जाएगा पाई, और यहां पर
y पे बनेगा डेल्टा। कौन सा है बेटा ये? dxy। और दूसरा भी क्या ले लो आप? dxy। तभी तो बॉन्ड बना सकते हैं। अब इन दोनों को मैं ऐसे रोटेट, ऐसे घुमाऊं, किस एक्सिस पे जा रहा हूं? तो दोनों ठीक है। अब अगर यही केस मैं y पे लाऊं, तो इसको यहां से उठा के ऊपर से लाऊंगा, तो ये फिर इसके ऊपर सेट हो जाएगा। इसका मतलब फिर से क्या बन जाएगा? पाई। तो ये तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन बता रहा है? पाई का। और अगर मुझे डेल्टा बताना हो तो चारों को ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, तो चारों को ओवरलैप कैसे करेंगे? जैसे ये dxy है, ये वाला पार्ट हटा दूं ना, और ये भी dxy है। तो बताइए कौन किसके साथ ओवरलैप करेगा? चारों एक दूसरे के साथ। तो जब आप इनको यूं लाओगे, ठीक है, तो ये वाला और इसके साथ, और ये वाला इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। तो नीचे भी तो यही होगा, इसके साथ, यानी कि क्रॉस के ऊपर एग्जैक्टली क्या बैठ जाएगा? क्रॉस। तब हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? डेल्टा। तो ये पाई किस किस एक्सिस पर बना? या तो एक्स पर या फिर वाई पर। और ये किस एक्सिस पे बना? जेड एक्सिस पर। हाँ, कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट में। कब पढ़ेंगे हम? जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब मुझे कोई डाइमर मिलेगा, तब मुझे वहां पर कौन सा बॉन्ड बताना पड़ेगा बेटा? कोऑर्डिनेट। ये वाला डेल्टा। इसका अपने नीट में कोई एग्जाम्पल नहीं है, बिल्कुल फ्री। वो तो अपन ने इसलिए देखा कि एक और एक्सिस हो तो क्या हो जाएगा। अच्छा, थ्योरेटिकली अगर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैच होती दिखे बेटा, तो बॉन्ड बनाए जाने की प्रोबेबिलिटी से मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल डी जेड स्क्वायर, और साथ में क्या हो? पी जेड, एक्सिस हो जेड, तो मैं क्या बना सकता हूं? क्योंकि थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी वही है और उसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही है और एक्सिस भी मैच कर। तो मैं कौन सा बॉन्ड बना सकता हूं? सिग्मा बॉन्ड बना सकता हूं। ठीक है, तो थियोरेटिकली जो पॉसिबल हो उसको अपन डिनाई नहीं कर सकते, पर हमारे सिलेबस में जो कंडीशंस मैंने बताई उनके अलावा कभी किसी और बॉन्ड के बारे में नहीं पूछा गया। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूं, बताइए आपको ऐसे दे दिया जाए, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा और पाई दोनों बन सकते हैं। इन केस कोई एक्सिस ना दिया हुआ हो तो बाय डिफॉल्ट हमेशा ही कौन सा एक्सिस लेना है? जेड। फिर हमेशा कौन सा एक्सिस लेना है? जेड। यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन में अगर कोई एक्सिस मेंशन ना हो तो हमें कौन सा एक्सिस मान लेना है? इसका मतलब यहां पर सबको मैं क्या कर रहा हूं? जेड। तो पाई पाई पाई, आप कहीं भी लिख लीजिए। और वाह वाह, ये क्या बनेगा? सिग्मा। बहुत बढ़िया, यहां लिख लो, इफ इंटर न्यूक्लियर एक्सेस नॉट गिवन देन कंसीडर जेड एज
बाय डिफॉल्ट। फिर आप जेड को क्या मानेंगे? बाय डिफॉल्ट एक्सेस मान लेंगे। क्या कोई पॉसिबिलिटी है अगर ऐसा लिखा हुआ हो तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर? नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्योरेटिकली मैच नहीं कर रहे। हाँ, डी एक्स स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर वाई तब भी कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। पर जब एक्सिस मैच ही ना कर रहा हो तो फिर हमें कुछ नहीं बनाना है। क्या आपने बिगनर्स बॉक्स 1 कंप्लीट कर लिया? बिगनर्स बॉक्स 2 आज कंप्लीट कर लेंगे। मोस्टली चीजें हो गई होंगी, है ना। पेज नंबर 55 पर है बिगनर्स बॉक्स 2। ये हटा दूं सब, आगे पढ़ें टॉपिक। समझ में आ गया कब कौन से बॉन्ड बनाना है? अरे जल्दी जल्दी मैं बोलता हूँ। डी का डी के साथ कौन सा ही बॉन्ड पॉसिबल है? पाई, है ना। ये मत बोलना जब तक पूछा ना जाए। जनरल कंडीशंस की बात करेंगे अपन सिर्फ, है ना। पी और डी मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई। एस और पी और पी, सिग्मा और पाई, डिपेंडिंग ऑन एक्सिस। विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। बाकी तो सही है ना यहां तक? अब हमें क्या चेक करनी है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ। जब भी आपके पास वीवीटी से क्वेश्चन आएगा, हमेशा याद रखिएगा किसको कंपेयर करेंगे? डायटोमिक्स को। और सेकंड, वो डायटोमिक भी नहीं देगा, वो आपको देगा ऑर्बिटल्स। वो आपको क्या देगा? ऑर्बिटल्स। तो आप उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे? चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, अगर शेल नंबर बड़ा हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा या कम? कम। क्यों? ये लंबा हो जाएगी बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाए, ओवरलैपिंग भी कम होगा। तो इसका मतलब पहला फैक्टर ये है, नंबर ऑफ शेल इनवर्स ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। एग्रीड? चलिए देखते हैं। अगर ऐसे दे रखा हो 1s 1s, 2s 2s, 3s 3s, विच मस्ट बी स्ट्रोंगर? किससे चेक किया? नंबर ऑफ शेल से। सपोज इट इज गिवन 1s 2p, 1s 3p, 1s 4p। कर सकते हैं कंपेरिजन, इजी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन केस ऐसा एग्जाम्पल आ जाए 2s 2s, 2s 2p, 2p 2p। अब यहां पर ये मत सोचना कि ये सिग्मा है कि पाई। अगर कंपैरिजन हो रहा है तो सारे ही एक जैसे होंगे, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। पाई तो इसका पाई के साथ ही हो सकता है। बताइए, क्या पहला फैक्टर न्यूट्रल हो गया? क्योंकि शेल नंबर 2 2 सब में 2 2 चल, तो इसका मतलब मुझे किससे देखना पड़ेगा? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से। तो मेरा सेकंड फैक्टर जो रहेगा वो क्या होगा? डायरेक्शनल
प्रॉपर्टी, और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बॉन्ड स्ट्रेंथ के। कभी यूज करेंगे? जब पहला फैक्टर कॉमन हो जाए तो। When first factor become common, neutralize, उस केस में मुझे दूसरा फैक्टर चाहिए, और यहाँ पे दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या है कि सबसे ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी किस में होती है? डी में। तो एस से ज्यादा पी में, पी से ज्यादा डी में, ये हम पहले लिख चुके हैं। अरेंज करिएगा, मैं बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स लिख लेता हूँ। हाँ जी, करिए अरेंज चारों को। पहले ये बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, फिर वीक कौन है, फिर ऐसे करके चलना, मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग। बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग कौन? तो सबसे पहले शेल नंबर देखो। सबसे पहले क्या देखो? शेल नंबर। सर यहां पर 1 आ गया और कहीं पर भी 1 नहीं है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग 1s2p। ठीक है, किससे देख लिया अपन ने? शेल नंबर। फर्स्ट खत्म। अब देखो सर यहाँ 2 3 3 3 2 2, तो कौन हो गया? 2s2p। अब ये दोनों बचे, तो पक्का है इसमें 2 आ रहा है, पर इसमें कहीं भी 2 नहीं है, तो 2p 3p, और सबसे पीछे 3p 3p। कर लेंगे ऐसे कंपैरिजन। अब जो मैं तीसरा फैक्टर लिख रहा हूं वो बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज होता है। आप एक बात बताओ, सबसे ज्यादा गड़बड़ कौन करते हैं सेकंड पीरियड में? सबसे ज्यादा गड़बड़ सेकंड पीरियड में कौन करेंगे? पहला पहला मेंबर, और उसमें भी फोन, उसमें भी कौन? FON। रीजन? साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और उन इलेक्ट्रॉन का कोई यूज भी नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े रहते हैं उन्हें लोन पेयर बोल देते हैं। तो लोन पेयर का काम होता है काम बिगाड़ना। इसीलिए तीसरा फैक्टर है नंबर ऑफ लोन पेयर। वो हमेशा किसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे? बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। ऐसी कंडीशन में हमें ये देखना है कि उसकी बैलेंसी पूरी होने के बाद उनके पास कितने कितने लोन पेयर्स बच गए। साक्षी, कार्बन और कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन, बताओ किसके पास सबसे ज्यादा लोन पेयर? फ्लोरीन। अच्छा, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? तो पहले 4 बना देते हैं इसके। एक तो बना हुआ है, 3 ऐसे बना देते हैं, ये बन गए 3। अब इसके पास लोन पेयर है क्या? कुछ भी नहीं है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। कितना बना हुआ है? तो 2 बना दो, और तो एक एक क्या बच गया? तो टोटल लोन पेयर कितने हैं? 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 2। एक बना हुआ है, एक एक कहीं भी बना दो, ये लो। ठीक है, तो इसके पास कितने लोन पेयर बचेंगे? 2 2 लोन पेयर, तो टोटल हो गए 4। फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना सकता है? एक ही बना सकता है, यानी कि एक बना लिया, तो इसके पास लोन पेयर्स काउंटिंग कर लीजिए। अब देखो इन चारों में क्या कंडीशन है? 2p
2p, है कि नहीं? ये भी 2p 2p, अगेन 2p 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 2p, पहला फैक्टर, सेकंड फैक्टर, तो अब किसकी रिक्वायरमेंट है? थर्ड फैक्टर। लोन पेयर हमेशा बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा क्योंकि उनका काम है रिपल्शन, और रिपल्शन ऑलवेज क्रिएट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। इसका मतलब मेरे पास क्या बनेगी ऑर्डर? ठीक है, लोन पेयर बताओ यहां पर कितने हैं? 0, यहां पर 2, यहां 4 और यहां पर 6। तो इस तरह से आप जब भी सेकंड पीरियड आए और स्पेशली कौन आ जाए, फोन, फोन हमेशा गड़बड़ करते हैं, है ना? तो फोन हमेशा ही किससे देखे जाएंगे? लोन पेयर से देखे जाए। उनके ग्रुप में भी गड़बड़ होगी। अभी तो इन्होंने कहाँ गड़बड़ करी है? पीरियड्स में। अभी किस में भी करेंगे? ग्रुप में। आप याद करो, क्या हमने ये नहीं पढ़ा था कि इनकी ये अपने नेक्स्ट वाले पर्सन से कम होती है? नाइट्रोजन की ये फास्फोरस से कम, ऑक्सीजन की ये सल्फर से कम, और फ्लोरीन की ये क्लोरीन से। तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। लोन पेयर कहाँ ही कंसीडर करना है हमेशा अपने को? फोन में। क्यों? क्योंकि बॉन्ड, अपने नॉर्मल बॉन्ड बनाने के बाद भी उनके पास क्या बचे होते हैं? लोन पेयर। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? तो लोन पेयर किधर कंसीडर करने हैं? फोन में। लिख लो कहीं, लोन पेयर आर इफेक्टिव इन केस ऑफ फोन। अच्छा, हमेशा फैक्टर को सीक्वेंस में ही रन करना है। पहला फैक्टर क्या रहेगा? शेल नंबर। दूसरा फैक्टर डायरेक्शनल। तीसरा फैक्टर, क्या हमने डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही बॉन्ड बनाए थे? यस, क्योंकि हमने वहां देख लिया था कि अगर डायरेक्शन होंगी सेम तभी बनेगा बॉन्ड। जैसे px 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 px, बॉन्ड बनाएंगे या तो सिग्मा या पाई। अब अगर मैंने एक्स एक्सिस ले लिया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बना, वाई जेड ले लिया तो वीक बॉन्ड पाई बना। तो क्या डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही? कर रही है। एक ले लिया px और दूसरा ले लिया pz, कुछ नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि सर उन दोनों के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डायरेक्शन ही सेम नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? क्यों बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को डायरेक्शनल बॉन्ड? क्योंकि सर उनमें जब P और D को रिप्रेजेंट करना होगा तो बिना कोऑर्डिनेट्स के आप कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है, और जब कोई एक्सिस ना दे रखा हो तो विच एक्सिस शुड बी कंसीडर? जेड, यानी कि बॉन्ड आप किसके अकॉर्डिंग बनाओगे फिर? जेड। डन विद दिस? अच्छा, इसमें अभी एक केस और भी है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? फोन के बारे में। मैं ये हटा दूं यहां से, ओनली फॉर ग्रुप 15, 16 एंड 17। क्या डोमिनेट रहेगा? लोन पेयर। लोन पेयर रिपल्शन डोमिनेट। फॉर एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी बतानी है? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। क्यों बतानी है? समझ गए? इसके पास कितने लोन पेयर बेटा? तो इसके पास भी 2 है, पर इसका साइज क्या है? और साइज बड़ा होने से क्या हो जाएगा? रिपल्शन कम, जबकि इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको मानना है? सल्फर से, रीजन सेम। ऐसे ही फ्लोरीन, फ्लोरीन से स्ट्रॉन्ग किसको मानना है? क्लोरीन, क्लोरीन, रीजन सेम। क्योंकि उन सबके साइज स्मॉल है, उनमें लोन पे रिपल्शन ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसी वजह से धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ क्या होते जा रही है? कम हो रही है। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ,
इसका क्वेश्चन आएगा बेटा, इसका है ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एक ऑर्डर लिखवा दूंगा अभी आपको, पर पहले इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। बताइए विच वन इज करेक्ट ऑर्डर। अब आप इसमें सबसे पहले पिक करो कि कौन कौन से ग्रुप हैं। 15 है, ये 16 है, और ये 7। तो ये फैक्टर सिर्फ कहाँ लगना है, 15 16, क्योंकि 15 में तो लॉन पेयर है ही कहाँ, 14 में तो लॉन पेयर है ही नहीं, और जहां लॉन पेयर नहीं है वहां मैं किससे देखूंगा, शेल नंबर से। भाई कार्बन कार्बन का शेल नंबर कौन सा हो गया, 2p 2p, सिलिकॉन सिलिकॉन का 3p 3p, तो शेल नंबर बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ भी तो क्या होगी बच्चे, कम होगी। इसलिए विच वन इज करेक्ट। बाकी सभी जगह आप किससे देखेंगे, शेल नंबर से, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से, पर जैसे ही ग्रुप 15 16 17 की बात आएगी वैसे ही हमें क्या भी ध्यान में स्टार्ट करना पड़ेगा, लॉन पेयर की ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर में यहां लिख देता हूं जिसका हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, Cl2, फिर Br2, फिर बेटा F2, और सबसे लास्ट में I2। ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, किस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 17। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था ना, दो एक्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं पूरे नीट में। एक बताओ पहले कहां बताया था, एल्यूमिनियम और गैलियम, किसका ऑर्डर, साइज का, और दूसरा ये, बस। इसके बाद और कोई एक्सेप्शन से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। कौन सा वाला बेटा, ये वाला। देखिए आपका पहला फैक्टर कौन सा है बताओ, शेल नंबर। शेल नंबर हम देख रहे हैं यहां पर कि चेंज हो रहा है ना, तो ये ऑर्डर सही लग रहा है हमें, ये भी सही लग रहा है, सारे ही सही लग रहे हैं। अब इसके बाद अगर शेल नंबर की प्रोमिनेंसी देखूं तो मैं फिर ग्रुप 15 16 17 में किसकी भी बात करूंगा, लॉन पे। और इसी वजह से ग्रुप 15 16 और 17 में लॉन पेयर होने की वजह से ये जो फर्स्ट और सेकंड मेंबर्स हैं इनमें स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेंज हो गया बच्चे। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि वहां पर लॉन पेयर छोटे साइज में अपना इफेक्ट ज्यादा क्रिएट करेंगे, और लॉन पेयर हमेशा ही किसको कम करते हैं, बॉन्ड। तो इसका इफेक्ट हमेशा कहां दिखाई देगा, फोन में, क्योंकि बाकी जगह तो लॉन पेयर बचे ही नहीं ना। फिर लॉन पेयर सिर्फ और सिर्फ कहां बचे हैं, 15 16 और 17। ठीक है, कोई बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताएगा, व्हाट इज मीन बाय बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, देखो बॉन्ड ऑर्डर के 4 फॉर्मूले हैं, है ना। सबसे पहले एक समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे सेकंड थर्ड फोर्थ आएगा, मैं बताते जाऊंगा। तो हमारा फोर्थ फैक्टर है, अगेन अलग ही फैक्टर है, कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड ऑर्डर का यहां पर मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बताइए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल, यानी कि उनकी बॉन्ड ऑर्डर 3। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच और फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच
तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये फिक्स करना है कि सर ये यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर है N2 आपने लिख दिया, देखो ये N2 अलग है, इसमें मैंने मेंशन किया है कि एन एन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। क्या यहाँ मेंशन करने की जरूरत लगी? आप N2 हमेशा ऐसे ही तो लिखोगे N ट्रिपल बॉन्ड N। उस केस में इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3, इसकी 2, इसकी 1। जितने ज्यादा बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ही ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ। समझ गए मेरी बात? कैसे देखना है इसको अपने को? जब हमें किसके बारे में बात की जा रही हो, बॉन्ड ऑर्डर, तो मैं क्या काउंट करूंगा बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड। अभी सिंपल बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और ये एग्जांपल भी ऐसे ही ले रहे हैं। चलिए इसमें बताओ तो आप, C2H2, C2H4 और C2H6। C2H2 क्योंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 3, यहां पर 2 और यहां पर 1। तो यहां पर मैं बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर कर। अच्छा, जब भी मुझे नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड को कंपेयर करना होगा तो हमेशा ही क्या लिखूंगा, N डैश N। देखो यहां लिखा है, यहां पे मैंने N2 क्यों नहीं लिखा जानबूझ के, क्योंकि सर N2 का मतलब तो आप मॉलिक्यूल बना रहे हो, और मॉलिक्यूल जब बनेगा तो आपको उनके ऑक्टेट पूरा करके लिखना ही पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने N2 लिखा तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड आ गया, 3। O2 लिखा, 2 बॉन्ड। F2 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, हमेशा ही कौन सा बॉन्ड होगा, एक ही बॉन्ड रहेगा। अब इस सब पे अपना लास्ट हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस पर आते हैं। क्या जैसे N2 एग्जिस्ट करता है P2 भी एग्जिस्ट करेगा क्या? बड़ी जल्दी आंसर आ गया। ये हटा दो, ये वाला हटा दे, अरे ये 3 in 1 क्वेश्चन लिख लेते हैं, ऐसा कर, यानी कि 3 क्वेश्चन आंसर एक। ठीक है, कितना बढ़िया रहेगा, एक ही आंसर से तीनों सॉल्व। N ट्रिपल बॉन्ड N तो बनता है, पर P ट्रिपल बॉन्ड P पहला केस, O डबल बॉन्ड O बनता है, पर S डबल बॉन्ड S नहीं बनता। CO2 क्या स्ट्रक्चर लिखोगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये बन गया। पर जब आप SiO2 लिखोगे ना, तब आपको ये डबल बॉन्ड नहीं बना। अब आपको रीजन देना है बस। बोले अलग अलग नहीं, 3 in 1। क्या बात की थी मैंने, 3 in 1 आंसर, एक ही लाइन में सब सेट। ये तो P4 बनाता है, ले, ये कोई डायमंड ट्राइमंड नहीं है, ये S8 बनाता है, ये जरूर पॉलीमर बनाता है। अब मेरे को तो आप एक लाइन में आंसर कर दो, इतनी देर पढ़ाया है जिसका, कि सर इसको आप ऐसे लिख दो बस, खाल सब केस खत्म। चलो ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं, जब तक आप सोचो, लिखना है लिखो, और जो सोच रहा है वो सोच के बताओ। हमें ऑनलाइन से आंसर नहीं आया कि ये तीनों क्वेश्चन का 3 in 1। हाँ मेरे बच्चे, आप बताओ, क्या नाम है आपका बेटा, रिमशा, हाँ बोलो। देखा कितनी बढ़िया बात है, एक ही लाइन में काम खत्म। सर यहाँ पर साइज छोटे हैं, ओवरलैपिंग ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। यहाँ पे क्या हुआ, साइज बड़ा हो गया सर, ओवरलैपिंग की एक्सटेंट कम हो गई, इसलिए बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी कम। इसीलिए इन सबको डबल बॉन्ड ना बनाकर कौन से बॉन्ड बनाने पड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड। देखो P4 ऐसे ही तो बनता है, क्या यहाँ पे आपको किसी के साथ डबल बॉन्ड दिख रहा है? क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के लिए इनका साइज
थोड़ा बड़ा है। S8 क्राउन, और SiO2 पॉलीमर बनता है, ठीक है। और वो पॉलीमर कैसा बनते हैं मैं यहां बता देता हूं। हर एक सिलिकॉन को अपने कौन से ही बॉन्ड बनाने पड़ेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड। और जब वो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो इस तरह से अपना नेटवर्क खड़ा कर लेता है। और जब वो अपना नेटवर्क खड़ा कर लेता है तो हम बोलते हैं कि ऐसी स्ट्रक्चर को कौन सी स्ट्रक्चर बोलते हैं, पॉलीमेरिक। ये इसका क्या है, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एस। भूल कर भी SiO2 में क्या मत बना देना, डबल बॉन्ड। अच्छा नॉर्मली बात करो, छोड़ो इतनी बड़ी बड़ी बातें। क्या आपने कभी क्लोरीन को क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बनाते देखा? क्यों नहीं देखा? यही तो रीजन है, साइज बड़ा है ना। क्या सल्फर सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाते देखा? क्योंकि थ्री थ्री होने का मतलब साइज लार्ज, लार्ज होने का मतलब सिर्फ एक ही तरह की ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो सकती है। कौन सी वाली, सिग्मा। जैसे नाइट्रोजन है बेटा, देखो जैसे नाइट्रोजन में एक ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा ये रहा, तो इनके ये वाले जो हैं ये क्या कर जाएंगे, ओवरलैप, ठीक है। ऐसे ही यहां पर तीसरा भी होगा, ठीक है, तो इनकी भी ओवरलैपिंग होगी। तो उससे बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि साइज छोटा है, सभी ओवरलैप कर गए। अब यही बात मैं फॉस्फोरस के लिए बनाऊंगा तो साइज क्या हो जाएगा, अब जैसे ही साइज बड़ा होगा, आप सोचिए सिर्फ कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है, सिग्मा। अब ये कैसे ओवरलैप करेंगे, यहां तो डिस्टेंस ही क्या हो गया बेटा, बहुत ज्यादा हो गया। इसीलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा। और जो बात फॉस्फोरस के लिए वो किसके लिए भी एप्लीकेबल होगी, सल्फर के लिए। और जो बात फॉस्फोरस सल्फर के लिए एप्लीकेबल है वो किसके लिए भी एप्लीकेबल होगी, सिलिकॉन के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो 3 in 1 आंसर लिखो। लार्ज साइज, लार्ज साइज, क्वेश्चन ये है, ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता, है ना। और उसका आंसर लिख रहे हो, साइज लार्ज, ओवरलैपिंग लो, एरो नीचे की तरफ बना दो, साइज लार्ज, ओवरलैपिंग लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम, वेरी वेरी लो, ऐसे लिख दो। समझ गए, 3 in 1 आंसर आ गया। अब C3O2 की स्ट्रक्चर बनाओ, C3O2। आपको उसमें गिन के बताने कितने सिग्मा कितने पाई, ठीक है। मैं औरों से पूछता हूँ, C3O2 की स्ट्रक्चर, ये जो सल्फर के बारे में याद है ना कि उसके एलोट्रॉप्स होते हैं बहुत सारे, वाइट, वाइट ब्लैक और रेड तो फॉस्फोरस के होते हैं, है ना। रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, प्लास्टिक सल्फर वो किसके होते हैं, सल्फर के। तो ये जो अपन ने अभी बनाया ना, ये कौन सा है, वाइट फॉस्फोरस। ये कौन सा बनाया है, वाइट। अगर रेड होता तो फिर मैं क्या बनाता, पॉलीमर। तो अभी तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिग्मा। ये S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिग्मा। और ये SiO2 पॉलीमर बनाता है, सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिग्मा। क्या सही है? अच्छा तुम बताओ बेटा, ये बता कि जब इसका फॉर्मूला SiO2 है तो यहां पर तो मुझे SiO4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यहां पर हर सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन के साथ है, पर फॉर्मूले में तो मैंने क्या ही लिखा है, O2 है।
बहुत बढ़िया, क्योंकि सर ये ऑक्सीजन दो सिलिकॉन्स के बीच में, तो आधा इसके साथ काउंट होगा और आधा इसके, ऐसे सभी अगर शेयर्ड हैं तो सभी के साथ आधा आधा मिलाकर कितना बनेगा, 2 बने। इसलिए वहां क्या लिखते हैं, एस, और एन जानबूझ के लिखते हैं कि शेयरिंग है। बिना शेयरिंग के हम इसको क्या लिखना पड़ता फिर, SiO4। ठीक है, कुछ बनाने के लिए बोला था, बना। कितने सिग्मा कितने पाई हैं, चलो बताओ। 4 सिग्मा 4। अरे वाह। बिगनर्स बॉक्स 2, पेज नंबर 55। सारे हो गए क्या? पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ तो। मिनिमम होना चाहिए, नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए? सर नेगेटिव से मिनिमम थोड़ा ना पता लगता है, मिनिमम का मतलब कुछ भी हो सकता है। दो जनों का कंपैरिजन करेंगे तो स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किससे होगा, जिसके लिए हमें मिनिमम एनर्जी लेवल पे गए होंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। सारे क्वेश्चन कर लेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 4, कोवेलेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 5, काउंट करने सिग्मा और पाई। अच्छा, वो मैं आपको क्या बना, अभी क्या बनाने के बोला था, ये हटा दूं क्या अब मैं? कौन सा पार्ट हटा सकता हूं ये बताओ आप। ये वाला, क्योंकि मुझे कुछ लिखना है, मैं काफी देर से फ्री हूं। C3O2, कितने लोगों ने सही बनाई है स्ट्रक्चर? तू लेकर आ अपनी नोटबुक, लेकर आ अपनी नोटबुक, इसको भेज दो अपनी नोटबुक के साथ। आना बच्चा, तू हेडफोन हेडफोन सब निकाल ले और है ना, लेकर आ अपनी नोटबुक। तूने हाथ उठाया ना अभी, बनाया कुछ देखना तो। नहीं बनाया, पर हाथ उठाने में नंबर 1। देखो आप सीधे ऑटो, यहां पर अपने को ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसको देखना है, सेंट्रल एटम। और बेटा जब कार्बन होता है तो मोस्ट ऑफ द केस में सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन। अब हर कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट है, 4। तो सेंटर वाला कार्बन तो ये दो दो बना लिए। अब बचे हुए कितने ऑक्सीजन है, 2। तो दोनों ऑक्सीजन अगर टर्मिनल हो गए तो सभी की वैलेंसी पूरी। यानी कि हमेशा ध्यान रखना, सेंटर हो चाहे, मतलब टर्मिनल की तो वैलेंसी हमें पूरी करनी ही है। सेंटर तो उससे ज्यादा भी जा सकता है। तो यहां तो मेरे को दोनों ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो गई और कार्बन की भी पूरी हो गई, सब वेल बैलेंस स्ट्रक्चर है। अब इसमें गिन लीजिए आप कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, कितने पाई हैं, बन जाएगा। अब जल्दी से इसमें बना दीजिए, C2CN4। आ रहा हूं मैं पीछे देखने। C2CN4, इसका नाम याद रखना बेटा, ये जो स्ट्रक्चर बनाई है, कार्बन सब ऑक्साइड। दिस इज नोन एज कार्बन सब ऑक्साइड। जब भी आपको ऐसा रेशो मिले ऑक्सीजन का किसी एटम के साथ, तो उसको क्या बोलने हैं, सब ऑक्साइड। ये जैसे सेंट्रल एटम 3 बार हो और ऑक्सीजन 2 बार, तब उसको सब ऑक्साइड कैटेगरी डालनी है। गिनने हैं टोटल सिग्मा और पाई कितने, कितने कार्बन है, 2, और उनके साथ CN ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसा नहीं होगा कि सर पहले तो 2 कार्बन लिख लो आप, दोनों के साथ दो दो CN लगा दो आप, पहले तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए।
अब मुझे मालूम है कि नाइट्रोजन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3, ये 3 हो गए, यहां भी 3। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड के साथ ही जुड़ेगा। कार्बन मैक्सिमम कितने बनाएगा, 4, तो 3 यहां बना रखे थे, 1 हो गए 4, इन सबका हो गया। अब बीच वालों ने कितने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 2, तो कितने और बनाने पड़ेंगे, तो 9 सिग्मा 9 पाई। बेंजीन में कितने सिग्मा कितने पाई, बेंजीन में सिग्मा कितने होते हैं, गिन लेना, मतलब हो जाएगा ना। कितने सिग्मा है बेंजीन में, 6 ही आए क्या, मेरे ख्याल से तो ज्यादा आने चाहिए। ऐसा ही कुछ होता है ना, मेरे अकॉर्डिंग तो ज्यादा आने चाहिए सिग्मा, 12 होंगे। तो कितने सिग्मा दिख रहे हैं बेंजीन में आपको, 12 सिग्मा और 3 पाई। कल हम क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कल क्या, मंडे। अच्छा, अब मंडे पढ़ेंगे तो समझ लो क्या क्या देखकर समझकर आना है, क्योंकि उसके बिना अगला वीक निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब अगले वीक में बहुत सारी थ्योरीज आएंगी, हाइब्रिडाइजेशन, बीएससी पीआरटी, एमओटी, आयनिक, सब आ जाएगा। ठीक है, तो पहले समझ लिया जाए। अब मेरी बात सुनने को तैयार, हाँ, तो अब ध्यान से सुनिए। हम बीवीटी के बाद किसको पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइज। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर बीवीटी में इतना सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, तो फिर हमें हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल बोर्ड पे समझिए, ये हटा दूं अब तो, CH4, बताइए अगर बीवीटी के अकॉर्डिंग इसमें ओवरलैपिंग बतानी हो तो कैसी ओवरलैपिंग बनेगी। सर कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 2s2 2p2, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किस में भेजेगा, p में। ऐसी कंडीशन में उसके पास इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए और उसको 4 ही तो बनाने बेटा, तो जब वो s के साथ बॉन्ड बनाएगा तो चारों s के साथ एक तो ये बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन का s आ गया है ना, हम तो सीधा यहां पर h लिख देते हैं, ये सब जगह h आ गया। अब आप देखो 3 बॉन्ड आपको ऐसे देख रहे हैं कि P और S का ओवरलैपिंग है, 3p और ये S S S, और एक बॉन्ड क्या दिखेगा, S S का कॉम्बिनेशन। डन। ऐसी कंडीशन में आप बताओ ये 2p है, ये 2s है, तो ये 1s और 1s है। आप मुझे बताओ क्या बॉन्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग नहीं हो रही, क्योंकि शेल नंबर सेम अकॉर्डिंग टू VVT, बट दिस बॉन्ड मस्ट बी स्ट्रॉन्गर। स्ट्रेंथ वाइज अगर मैं इसको अरेंज करूं बेटा, तो 1s2p मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन 1s2s, बट प्रैक्टिकली हमें मालूम है कि CH4 के सारे ही बॉन्ड बिल्कुल एक जैसी स्ट्रेंथ और एक जैसी लेंथ के साथ होते हैं, और अगर मैं VBT का यूज करूंगा तो फिर मेरे पास गड़बड़ होगी। उसके अकॉर्डिंग तो एक ओवरलैपिंग तो ये है SS, और 3 ओवरलैपिंग क्या है, SP। इसका मतलब ये बॉन्ड की लेंथ अलग होना चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ भी अलग होना चाहिए, है ना, पर ऐसा नहीं है, ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। अब ये बात किससे एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, इसीलिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है। अब हाइब्रिडाइजेशन बोलता है कि बॉन्ड बनने से पहले इन चारों की क्या होगी, मिक्सिंग।
इन चारों की क्या होगी, मिक्सिंग। और अब ये चारों बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, ये चारों बिल्कुल एक जैसे, और उनको हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड। जब मिक्सिंग होती है तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म, अब नई आइडेंटिटी हो गई, और हमें उनको बोलेंगे हम हाइब्रिड। प्योर की इम्प्योर, इम्प्योर, क्योंकि मिक्सिंग हुई है। तो हमेशा याद रखिएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंसिडर्ड प्योर एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर कंसिडर्ड इम्प्योर। और वो ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब हाइड्रोजन के चारों एस के साथ ओवरलैप करेंगे। तो जब वो चारों एक जैसे हैं तो चारों से होने वाली ओवरलैपिंग भी कैसी होगी, एक जैसी। और ये बात हम किससे नहीं बता पा रहे थे, इसीलिए हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात करनी है, पहला केस। अब ये सबकी जब मिक्सिंग होगी तो क्या हमें एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, होगी, क्योंकि किसी की एनर्जी अलग है, किसी का शेप अलग है। तो ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है, एंडो। पूरा कैसा होगा प्रोसेस, एंडो। मैं कुछ टर्म्स बोल रहा हूं, नेक्स्ट टाइम मैं ये रिपीट करूंगा तो आपको याद रहेगा, है ना। पहली बात, अब सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल्स की क्या करेगा, मिक्सिंग। और मिक्सिंग किस किस की करेगा, देखो आप, हाफ फील्ड की भी करी, फुल फील्ड की भी करी, और इसमें जो खाली जगह थी उसकी भी करी। तो कितने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई, हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वेकेंट। यही बात तो हमने कल लिखी थी। वहां बीवीटी में केवल किसकी मिक्सिंग होती है, हाफ। यहां पर किस किस की होगी, हाफ फील्ड, फुल फील्ड, वेग, सबकी मिक्सिंग हुई। अब मिलकर वो क्या बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिट। जितनी ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, और उनको हम कौन से ऑर्बिटल्स बोलेंगे, हाइब्रिड। क्या वो प्योर है कि इम्प्योर, इम्प्योर। प्योर किसके होंगे, जो शुरुआत में थे, एटॉमिक ऑर्बिट। बस इसी के साथ एंड। सब sp2 वाला जो केस है वो एक बार देख कर आना, है ना। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल समझे, बोलो। अभी तो मैंने एक्चुअल में बॉन्ड बताने वाला जो प्रोसेस